आज का महाज CSS एसए के नाम। तो पिछली वीडियो में मैंने CSS एसए कोर्स को लॉन्च किया था और पूरे हमारे लेक्चर में कौन से लेक्चर्स होंगे, पूरे कोर्स में कौन से लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर बात की थी। आज पहला लेक्चर है, ये कम्प्लीटली फ्री कोर्स अवेलेबल होगा ऑन CSS सोफिस्ट अकेडमीज़ चैनल ऑन यूट्यूब। तो पहले लेक्चर में हम पूरे ऐसे राइटिंग की इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ऐसे क्या होता है और ऐसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चलता हूँ ओवरव्यू। CSS एग्ज़ाम के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होता है CSS ऐसे। ये 100 मार्क्स का होता है। 10 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक चूज़ करना होता है और एक टॉपिक का मतलब है कि 100 मार्क्स का एक टॉपिक होता है। ठीक है जी, 100 मार्क्स। और इसके अंदर आप आउटलाइन आपके लिए कंपलसरी होती है, आउटलाइन आपको बनानी ही पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप पूरा ऐसे लिखते हो और कोई चीज़ नहीं होती। 100 मार्क्स का ऐसे होता है, ऑलमोस्ट 2500 to 3000 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होता है। 2000 वर्ड्स का भी चलेगा, 3500 का भी चलेगा, नो इशू। लेकिन 2000 से कम अगर आपका वर्ड काउंट हो तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। लेकिन 1500 वाले भी पास हुए हैं। तो CSS के अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा। आई वर्क एज अ डिजिटल हेड फॉर अ US बेस्ड टेक्स कंपनी और मेरी 4 इयर्स की 3 to 4 इयर्स में जॉब कर रहा हूँ, 4 इयर्स ऑलमोस्ट मुख्तलिफ़ जगह पे। लेकिन पहले मैंने GVS न्यूज़ ज्वाइन की थी एज अ राइटर, एडिटर और फिर कोऑर्डिनेटिंग एडिटर। आई वाज हेड ऑफ़ द टीम। डॉक्टर मोई पीरज़ादा ने मुझे पहले फर्स्ट ईयर में बहुत सिखाया, ट्रेन किया ऑन राइटिंग एंड सो ऑन। और इसके अलावा मैंने CSS का अटैम्प्ट भी दिया था 2021 का। आई क्लियर्ड ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग CSS ऐसे। तो लेकिन आई कुडंट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। और आज मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने CSS की तैयारी की और उस तैयारी से को यूटिलाइज़ करके मैं US कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अभी हम CSS का जो ऑफ कोर्स यू नो माय नेम, माय नेम इज़ फहाद तहरानी। आई एम फाउंडर ऑफ CSS सोफिस्ट अकेडमी। तो पहला लेक्चर है जो इंट्रोडक्शन का है, उसके अंदर मैं आपको कैसे आप चूज़ करते हैं। आप कोई मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है ये CSS का, और ऐसे के राइटिंग में आपको ये करना ही है, इससे आप भाग नहीं सकते। और 90% स्टूडेंट्स इसमें फ़ेल होते हैं, तो उसकी वजूहत भी हम देखेंगे। लेकिन ये एक ओवरव्यू है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अच्छा ऐसे क्या होता है। अच्छा ओवरव्यू में हम बात कर लेते हैं CSS एग्ज़ाम में ऐसे का क्या रोल है। ऐसे का रोल इसलिए ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें नॉलेज भी आपकी टेस्ट हो रही है, राइटिंग भी टेस्ट हो रही है, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इंग्लिश भी टेस्ट हो रही है। और ऑफ कोर्स आपको इसमें आर्गुमेंटेशन स्किल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। आपकी क्रिएटिविटी भी टेस्ट हो रही है, आपकी डिसिप्लिन, आपका लॉजिकल थिंकिंग आपकी टेस्ट हो रही है, ठीक है जी। और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, उसकी IQ आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें, आपकी स्मार्टनेस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें ऐसे के एग्ज़ाम में टेस्ट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करवाऊंगा मैं आपको इस लेक्चर के अंदर। और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाके आप 40 मार्क्स ले पाएंगे, विच इज़ दी पासिंग मार्क्स, 40 आउट ऑफ 100। तो ये इनमें से कोई सी भी चीज़ आपकी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है या राइटिंग आप की प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि 3 घंटे में आप 3000 वर्ड्स लिख सकें, तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसे। एक एसे के लिए आपको कौन सी चीज़ें, अच्छे एसे के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। तो पहली बात तो ये कि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब है कि
आप जिस तरीके से लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। इसमें तो एक चीज़ होगी कि लेजिबल राइटिंग हो आपकी, यानी अभी जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने की, और मैं जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ, थोड़ी स्लिपरी भी है, डिस्पाइट कि आई एम यूजिंग पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर, लेकिन ये फिर भी मतलब राइटिंग आपकी जो आपको आनी चाहिए वो लेजिबल हो, यानी लिखना इजी हो, पढ़ना इजी हो, आपकी क्लियर आपको हैंड राइटिंग होनी चाहिए। फिर जो आपकी लैंग्वेज हो वो भी क्लियर होनी चाहिए, यानी लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है और आप एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, तो वो उसमें ज़ाहिर है फिर क्लैरिटी नहीं आएगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी हैंड राइटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ तो फिर आपको कोहेरेंस, यह आपने बहुत सुना होगा, कोहेरेंस ऐसे कि एग्जामिनर आपको रिपोर्ट में लिख के देते हैं कि कोहेरेंस होनी चाहिए, तो वो कोहेरेंस आपकी इस तरीके से आती है कि लॉजिकल मैनर में लिखें। तो जब मैं आउटलाइन आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह कोहेरेंस आपकी वहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर कंसाइजनेस होनी चाहिए, टू दी पॉइंट आप लिखें, प्रिसाइज लिखें, जो चीज़ पूछी गई है वो लिखें, फ़िजूल चीज़ ना लिखें। जैसे मैंने अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात कर दी, तो ये एक फ़िजूल चीज़ थी जो मैंने आपको जिक्र कर दिया। ऑफ़ कोर्स जब आप लिख रहे होते हैं तो आप सोच समझ के लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप रेलेवेंट चीज़ें लिखें। रेलेवेंट चीज़ें लिखने का मतलब ये है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हो, उससे बाहर चीज़ ना जाए, ठीक है। और फिर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, यानी कि एग्ज़ामिनर चिल्ला के बेचारा थक गया अपने, मैंने सारी एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और वो यूनिकनेस नहीं होती है, ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते हैं, और मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही एग्ज़ामिन आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख के देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो 20,000 एक एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है पेपर्स, तो उसको तो सिमिलरिटी मिलेगी और फिर बोर होगा, फिर आपको फेल करेगा, 15, 20, 22 मार्क्स देगा आपको। तो यूनिक आपको मटेरियल आपको चाहिए होता है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए होती है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी, वो आपको मिलती है। आप नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं वो वहाँ से मिलती है। मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर करूँगा तो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा कहाँ से आपको यूनिक चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये CSS, ये मैंने खुद एक लेक्चर मतलब आउटलाइंस बनाई थी, नोट्स एक्चुअली हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, CSS सब्जेक्ट के लिए अपनी तैयारी के दौरान यूनिक नोट्स बनाए थे जो किसी के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं किए। दिस इज़ अ ट्रेजर, ये आप ज़रूर इसको आप एक्वायर करें मुझसे। आउटलाइन बेस्ड नोट्स हैं, टू दी पॉइंट, और यूनिक नोट्स हैं FPSC के जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या इंटरनेशनल जो ऑथर्स हैं वहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए थे। शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म में है, ये आपको डिस्कर है वहाँ से आपको मिल सकते हैं। इट वाज जस्ट अ लिटिल एडवर्टाइजमेंट हियर, आपको अगर चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिकनेस की, ओरिजिनलिटी की बात आ गई। आपको वो चीज़ चाहिए जो मार्केट में गाइड्स में नहीं है, ओरिजिनल आपको रिसर्च करनी है और क्रिएटिविटी अपनी लानी है, और ऑफ कोर्स वो वहाँ से आएगी कि आपके पास नॉलेज अच्छी हो, यूनिक आइडियाज़, फैक्ट्स एंड डेटा हो। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ ऐसे क्या बात आ जाती है। ये टाइप्स जो हैं इसमें एक डिस्क्रिप्टिव है, फिर आर्गुमेंटेटिव है, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है और परसुएसिव है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एक ऐसे में भी होती हैं, हो सकता है इनमें से 2-4 चीज़ें हों, किसी एक ऐसे में हो सकता है कि 3-4 हों। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके एक ऐसे में, ठीक है जी, अपने आपके ऐसे में, एक ऐसे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे बात हो रही है टाइप्स ऑफ ऐसे की, यानी ऐसे के मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं जिसमें से डिस्क्रिप्टिव होता है कि आप एक टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, या कोई साइंटिफिक फिनोमेना है, कोई और चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। फिर आर्गुमेंटेटिव होता है, उसमें आप अपने आइडियाज़, अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करते हो, उसको डिफेंड करते हो, ठीक है जी, आर्गुमेंट आप। फिर नैरेटिव,
नैरेटिव में सिंपल सी बात है, स्टोरी टेलिंग आप करते हो, आप कहानी एक बताते हो, आप ये बताते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई आ जाता है कोई सवाल या कोई ऐसे, तो इसके ऊपर आप एक नरेशन आप करते हो। फिर एक्सपोजिटरी होता है, एक्सपोजिटरी में आप फैक्ट्स की बात करते हो, एक्सप्लेन करते हो फैक्ट्स को। फिर पर्सुएसिव होता है, इसमें आप कन्विंस करते हो रीडर को। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ऐसे के अंदर आप ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। अब सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं एक ऐसे में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है, ये मैंने अपने उसमें किया था 2021 के अटेम्प्ट में, और क्लियर भी किया था। ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था, फेल हुए थे, मैं पास हुआ था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इस चीज़ की बता देता हूँ एग्जांपल कि ग्लोबलाइजेशन को मैंने डिस्क्राइब किया था, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन को मैंने फेवर किया था कि ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये तो ये हो गया आर्गुमेंट, मैंने दे दिया कि भाई ये अच्छी चीज़ है। फिर मैंने आर्गुमेंट को डिफेंड किया। फिर जो उसके ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जो कॉन्स है उसको भी मैंने काउंटर आर्ग्यू किया कि ये कॉन्स जो है वो इनवैलिड हैं। फिर नरेशन की बात आई तो मैंने कोई कहानी एनेक्डोट बता दिया होगा कि ये हुआ था ट्रेड के हवाले से, या चाइना की स्टोरी बताई थी, या जो जापानीज़ स्टोरी बताई थी सक्सेस स्टोरी, उसके अंदर नरेशन आप लेके आ सकते हो। फिर एक्सपोजिटरी यानी फैक्ट्स किया, मैंने बात की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1990 में दुनिया की जो पॉवर्टी थी वो थी 1.9 बिलियन, ठीक है जी। और 2018 में 2017 में जो फैक्ट्स जो सोर्स है वर्ल्ड बैंक का, वो कहता है कि 768 मिलियन पॉवर्टी रह गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया, और मैंने अपने आर्गुमेंट को भी डिफेंड किया कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है इस पीरियड के दौरान, और इस पीरियड की और इस ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना या इफ़ेक्ट की वजह से पॉवर्टी कम हुई है, ठीक है जी। तो मैंने एक फैक्ट दे दिया पॉवर्टी का, ओके जी। पर्सुएसिव, फिर ऑफ कोर्स वही सेम बात आ जाती है आर्गुमेंटेशन यहाँ पर इसकी, कि आप कन्विंस करते हो भाई ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो मैंने बात कही है वो सही है, ये अच्छी चीज़ है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स नहीं लेने चाहिए, जैसे सिस्टम कॉन्टिनेंटल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था यूरोप में, जब वो चाहता था कि ब्रिटेन की इकॉनमी जो है वो तबाह हो और ब्रिटेन से कोई भी ट्रेड ना करे यूरोप में। तो वो फेल हुआ था ऑफ कोर्स, और उसकी वजह से उसका डाउनफॉल भी का भी वो वजह बना था। यूरोपियन हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने इंशाल्लाह कोर्स भी लॉन्च करूँगा, अगर आप कमेंट्स के अंदर मुझे रेकमेंड करेंगे। और उसके अलावा इसके यूनिक नोट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं। उसके अलावा आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स बुक्स तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन वो नोट्स आपके लिए फ़ाइनल होंगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैंने पूरा आपको बता दिया। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली आईआर का एक टॉपिक है, आईआर के अंदर भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, ये भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस टॉपिक को लेके ये जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसको मैं बार बार ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूँगा। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, क्यों मैं पास हुआ था। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ ऐसे, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ऐसे के बाद हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आपको ब्रेन स्टॉर्म करना होता है, यानी प्लानिंग के अंदर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने विजुलाइज, जब जितना क्लियर आप विजुअल एक फॉर्मेट बनेगा आपके जहन में, उतना आपका जो ऐसे होगा वो अच्छा होगा, ठीक है जी। ऐसे का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोहेजन, उसके अंदर सीक्वेंसिंग और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो आउटलाइन बनाने से पहले जो चीज़ होती है वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो प्लानिंग हम कैसे करते हैं? प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं।
सबसे पहले तो आप टॉपिक को पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक चूज़ करते हैं, ठीक है। टॉपिक्स जितने 10 होते हैं उसमें से एक टॉपिक आप चूज़ करते हैं। चूज़ कर लिया, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने उस टॉपिक की को अंडरस्टैंड करना है, उसको डाइसेक्ट करना है, ठीक है। डाइसेक्ट करने के बाद उसकी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके ऊपर आप आइडियाज़ जनरेट करेंगे, ठीक है जी। आइडियाज़ जनरेट करने के बाद आप आ जाएंगे, एक रफ़ आउटलाइन भी बना सकते हैं, माइंड मैप भी बना सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल आउटलाइन आपने बना ली, आउटलाइन एक रफ़ बना ली, फिर फेयर आउटलाइन बना ली, और फिर आपने फेयर यानी आंसर शीट पे ही आप जो फर्स्ट पेजेस में बनाते हो उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे के अंदर फर्स्ट ऑफ कोर्स आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स और फिर कंक्लूजन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके जहन में एक स्टेप ज़रूरी है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उतना ही इजी होगा, और टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और क्रिएटिविटी भी इसी से बढ़ती है, ठीक है। यूनिकनेस यहीं से आएगी। आउटलाइन की मैंने बात कर ली, डिटेल में हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर बाद में, लेकिन ये आपका पूरा हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट और आउटलाइनिंग वाला, ठीक है। अब प्लानिंग के अंदर तीसरी चीज़ है कि टाइम आपके पास कितना है वो चीज़ वो ऐसे लिखने के लिए। ये अब 3 आवर्स का पेपर है, तो 3 आवर्स में फ़र्स्ट आपके जो 30 मिनट्स हैं वो आपके आउटलाइन में लग जाते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो अच्छी। वरना कुछ स्टूडेंट्स को 1 आवर भी लग जाता है। ये 1 आवर थोड़ा सा रिस्की है, फिर आपको बाकी 2 आवर्स बचते हैं पूरा ऐसे लिखने के लिए। लेकिन 1 आवर भी चलो, आप अगर आउटलाइन फेयर में सही से लिख पा रहे हो तो फिर चलेगा। इंट्रोडक्शन आपका 1 आवर के पीरियड टाइम से पहले स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपके 2 सवा 2 घंटे होने चाहिए पूरा ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। आउटलाइन यहाँ तक आपको एनी हाउ कंप्लीट करनी है, ठीक है। 30 मिनट्स में अगर आप रफ़ आउटलाइन भी बना रहे हो ना, तो बाकी 20 मिनट में आप फेयर आउटलाइन भी बना लोगे। इतना आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए, और आप घर पे इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको आगे चल के ऐसे के अंदर जो पेपर है उसके अंदर इशू ना हो। अच्छा जी, अब कॉमन मिस्टेक्स की बात आ जाती है। कॉमन मिस्टेक्स अच्छा, ये एक इंट्रोडक्टरी है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में सारी चीज़ों के ऊपर जाएंगे, 1 बाय 1 एक लेक्चर होगा। लेकिन अभी हम ऊपर से ओवरव्यू कर रहे, तो कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहले ये कि आप टॉपिक जो आप चूज़ करते हो वो आपका सही, आपने टॉपिक चूज़ नहीं किया होता, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या उस टॉपिक से आप डिविएट करते हो, डाइवर्ट आपका हो जाता है माइंड। तो ये बड़ा आपने ख्याल रखना है कि जो आपको टॉपिक मिल रहा है उस टॉपिक को आप सही से अंडरस्टैंड करो। अगर ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल विलेज में फ़र्क है, ठीक है जी। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस हैं, लंबी लंबी हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अभी मैं बताऊं तो ये कनेक्टेडनेस ऑफ नेशंस है, ट्रेड है, ये एक ट्रैवल है, लोगों के बीच में बातचीत है, कम्युनिकेशन है। ये जो दुनिया जुड़ी हुई है ना, उसको सिंपली आप ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, फिर उसी के दायरे में रह के आप बात कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा ना कर रहे हो कि यार आपने पूरा ऐसे IMF के ऊपर लिख दिया, ठीक है। आपने ग्लोबलाइजेशन को मेन फोकस में रखना है, फिर उसके एक एक चीज़ के ऊपर करना है। एक पैराग्राफ आपका IMF का आ गया तो भी चलेगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि IMF की बात कहाँ से आ गई, तो IMF एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट, तभी आप कर पाओगे। फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, अंग्रेज़ी आपकी ठीक होनी चाहिए। अंग्रेज़ी इंप्रूव करने के लिए चलो अभी मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। एक तो हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन आप बुक
पूरा घोल के पी लें, 2-3 बार पढ़ें। उसके अंदर बेसिक सी चीज़ें हैं, टेंसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपने, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, और की भी आप उसकी ले लें ताकि आपको जो उसके अंदर एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपकी आप टेली कर सकें कि आप सही कर रहे हो या नहीं। अच्छा, हाई स्कूल ग्रामर बेसिक है, उसके अलावा एक सादात हसन आई थिंक बुक है, एक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, मेरे पास पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश इस तरीके से कोई किताब है, ठीक है जी। तो वो आप पढ़ें, वो एडवांस्ड लेवल का है, उसके अंदर आपको एसेज भी मिल जाएंगे, काफ़ी आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और सैम्पल मटेरियल भी मिलेगा, वो बेस्ट है, वो एडवांस लेवल का है, यानी आप यहाँ से फ़ारुग हो जाएं फिर उस लेवल पे जाइएगा। अच्छा जी, रेपिटिटिवनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी आइडिया आप रिपीट ना करो। आपके पास 3000 वर्ड्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, और 3 घंटे भी कोई ज़्यादा घंटे नहीं हैं। 3 घंटे में अपनी पूरी ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस दें, बेस्ट नॉलेज आप दें, और अवॉइड करें रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ की, ताकि आपको वो जो चीज़ है कि आप एग्ज़ामिनर को बोर कर रहे हो या एग्ज़ामिनर को लगे कि आपके पास नॉलेज नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपके राइटिंग में, ठीक है। अच्छा, एवेलुएशन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या आपने कैसे करनी है, क्या आप खुद चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते, सीएसएस का एग्ज़ामिनर कैसे चेक करता है? तो सबसे पहले तो आप कंटेंट चेक होता है कि नॉलेज ठीक है और जो टॉपिक है उसको एड्रेस किया गया है या नहीं, दूसरा स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, आइडियाज़ की फ़्लो ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप अगर आईएमएफ का जो एक पैराग्राफ है वो आप लिख रहे हो 4th नंबर ऑफ़ पैराग्राफ में, ठीक है, फिर आप वर्ल्ड बैंक भी नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो या उसी पैराग्राफ में लिख लो। ऐसा ना हो कि आपने फिर 8वें 9th नंबर पे आपने वर्ल्ड बैंक कर लिए। तो ये थोड़ा सा फ़्लो सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस जो है उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। इसके ऊपर डिटेल में हम ऑफकोर्स बात करेंगे। फिर लैंग्वेज और ग्रामर के ऊपर बात की है हमने, उसके ऊपर टिप्स भी मैं दूंगा डिटेल में। इट्स जस्ट फर्स्ट लेक्चर, तो ये इंट्रोडक्शन है, याद रखिएगा, हम इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ राइटिंग ऑफ कोर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी उसमें ग्रामर का इशू, लैंग्वेज का इशू नहीं होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक बता देता हूँ चीज़ के शॉर्ट सेंटेंसेस आप लिखें, थोड़ी सी वैरायटी हो लेकिन आपकी ध्यान इधर हो आपका। अच्छा जी, ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, ठीक है। ये आपका आज का इंट्रोडक्शन टू सीएसएस कोर्स, बल्कि पूरा एक ऐसे का क्या कोर्स होता है उसके ऊपर मैंने आपको लेक्चर दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में हम जाएंगे, डीप डाइव करेंगे, और आपको नोट्स हासिल करने, ये यूनिक नोट्स जो मैंने आपको दिखाए, या फिर ये ऐसे के नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। ऑफ कोर्स ऐसे के भी आपको कुछ सैम्पल्स मिल जाएंगे, टोटल पैकेज भी है, या आपको कोई सेलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर उस पर रब्ता करें, और अगर आपको एवेलुएट करवाने हैं अपने ऐसे तो वो भी आप करवा सकते हैं। सोफिस्ट DCSS अकेडमी से फ़हद तहरानी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। और कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट में आप कर सकते हैं कमेंट। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।